हेलो दोस्तों, राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में, जिसमें हम लोग होम गार्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए थे। और ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रही हो तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका है? तो इसका सही जवाब है केवल बी। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता और भारत के राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के 4 एवं 5 में दी गई है और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहता है, परंतु इससे पूर्व न्यायाधीशों को महाभियोग द्वारा दुर्व्यवहार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है, परंतु इसके लिए संसद के दोनों सदनों द्वारा महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक होता है और इसी के आधार पर राष्ट्रपति न्यायाधीशों को उनके पद से पदच्युत कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका सही जवाब है एच.जे. कानिया। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश एच.जे. कानिया थे। संविधान के अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, लेकिन संसद विधि द्वारा न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है और भारत का उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है और भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से कहीं भी इसकी पीठ स्थापित कर सकता है, अनुच्छेद 130 के अनुसार। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया 26 जनवरी 1950 से 6 नवंबर 1951 तक भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे और भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। तो इसका सही जवाब है कोलकाता एवं उच्च न्यायालय। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधिकार क्षेत्र में आता है। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का प्राचीनतम उच्च न्यायालय है और इसकी स्थापना 2 जुलाई 1862 को हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंतर्गत की गई थी और इसका अधिकार क्षेत्र पश्चिम बंगाल एवं अंडमान निकोबार द्वीप तक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेशी नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है? तो इसका सही जवाब है मेघालय। मेघालय राज्य के उच्च न्यायालय ने वर्ष 1971 से पूर्व राज्य में बसे सभी बांग्लादेश नागरिकों को भारतीय नागरिक माना है। 1971 में पूर्वोत्तर क्षेत्रों का राजनीतिक पुनर्गठन किया गया था, जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के द्वारा लाया गया था और मेघालय हाई कोर्ट ने 24 मई 1971 को यह निर्णय दिया कि मेघालय में बसने वाले बांग्लादेशी नागरिक भारतीय नागरिक माने जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम किस राज्य के राज्यपाल बनाए गए? तो इसका सही जवाब है केरल। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम केरल राज्य के राज्यपाल बनाए गए। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी सदाशिवम को केरल का राज्यपाल बनाया गया और ये भारत के 40वें मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे? तो इसका सही जवाब है एन गोपाल स्वामी। भारत के मुख्य न्यायाधीश नहीं रहे, वो हैं एन गोपाल स्वामी। एच.एस. कपाड़िया 38वें मुख्य न्यायाधीश थे। अल्तमस कबीर 39वें मुख्य न्यायाधीश थे और के.जे. बालकृष्णन 37वें मुख्य न्यायाधीश थे और एन गोपाल स्वामी मुख्य चुनाव आयुक्त थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरण पर पर्यवेक्षण की शक्ति रखता है। तो इसका सही जवाब है
अनुच्छेद 227। संविधान के अनुच्छेद 227 के अधीन उच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षक की शक्ति रखता है। अनुच्छेद 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ समस्त न्यायालयों एवं अधिकरणों पर पर्यवेक्षक की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 124। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना करता है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान है और स्वतंत्र भारत में उच्चतम न्यायालय का गठन या उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था और भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है। इसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च या उच्चतम न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति संसद को प्राप्त है और वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश एवं 33 न्यायाधीश शामिल हैं और इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त निम्न में से कौन शर्त एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है? तो इसका सही जवाब है कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार अन्य शर्तों के अतिरिक्त कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो, जो एक व्यक्ति के जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 क के अनुसार एक व्यक्ति को जिला न्यायाधीश का पात्र होने के लिए आवश्यक शर्तें निम्न हैं। वो है वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या प्लीडर रहा हो या उस राज्य की न्यायिक सेवा में पहले से रहा हो। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय ने किस केस में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं? तो इसका सही जवाब है D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार। उच्चतम न्यायालय ने D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। उच्चतम न्यायालय ने D.K. बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार 1997 के बाद में गिरफ्तारी के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। इसमें गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस को अपने पूरे ड्रेस कोड तथा पद के स्पष्ट उल्लेख सहित उपस्थित होना चाहिए और इसके बाद गिरफ्तार करने के बाद प्रपत्र तैयार कर उस पर 2 लोगों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन किसको सौंप दिए जाएंगे? तो इसका सही जवाब है काजी हाउस को। न्यायालय के आदेशों के लंबित रहने की स्थिति में पशुधन काजी हाउस को सौंप दिए जाएंगे। पशुओं से संबंधित मामले जब न्यायालय में लंबित रहते हैं तो उस दशा में पशुओं को नगर निगम या अन्य संस्थाओं द्वारा स्थापित काजी हाउस को सौंप दिया जाता है, जिससे इनकी देखभाल हो सके। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ स्तंभ से आशा है, तो इसका सही जवाब है प्रेस। चतुर्थ स्तंभ प्रेस को माना गया है। राजनीति की दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण प्रेस को चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश में कुल उच्च न्यायालय हैं? तो इसका सही जवाब है 25। देश में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रश्नकाल के दौरान जब यह प्रश्न यूपीएसआई 1999 में पूछा गया था, उस दौरान देश में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 18 थी, लेकिन वर्तमान में देश में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून को व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही जवाब है बैंकिंग। बैंकिंग विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून को व्यापक शक्ति प्राप्त है।
बैंकिंग विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है और अवशिष्ट विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति अर्थात वे मामले जो तीनों सूचियों में से किसी भी में शामिल नहीं है, संसद में निहित है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो इसका सही जवाब है भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। भारत के निर्वाचन आयोग भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देता है और मान्यता देने का मापदंड निर्धारित करता है और उनके चुनाव चिन्ह तय करता है और निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति या राज्यपाल को सभी चुनावी मामलों पर सलाह देता है, जिसमें सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रश्न भी शामिल होते हैं और निर्वाचन आयोग का राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव से कोई सरोकार नहीं है और भारत निर्वाचन आयोग चुनावों और उपचुनावों का संचालन और पर्यवेक्षण करता है और यह चुनाव कार्यक्रम की तिथियां मतदान केंद्रों की संख्या निर्धारित करती हैं और परिणामों की घोषणा करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो इसका सही जवाब है सरकारीय आयोग। सरकारीय आयोग को केंद्र राज्य संबंध पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था। सरकारीय आयोग को केंद्र राज्य संबंधों पर अध्ययन और अनुशंसाएं करने के लिए नियुक्त किया गया था और सरकारीय आयोग का गठन भारत सरकार ने जून 1983 में किया था और इन 3 सदस्यीय समिति के अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रणजीत सिंह सरकारिया थे और इसका कार्य भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय का एक भाग है। तो इसका सही जवाब है समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय समवर्ती सूची का एक भाग है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां जैसे संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची दी गई हैं और मूल संविधान में इन सूचियों में क्रमशः 97, 66 तथा 47 विषय थे, परंतु वर्तमान में संघ सूची में 100, राज्य सूची में 61 तथा समवर्ती सूची में 52 विषय हैं और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के संदर्भ में संक्रामक या संसर्गज रोगों का विषय समवर्ती सूची का एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विषय में संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब है विद्युत। विद्युत विषय पर संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। विद्युत समवर्ती सूची का विषय है, इसलिए इस पर संसद और राज्य विधायिकाएं दोनों को कानून बनाने का अधिकार है और कृषि और नशीले पेय राज्य सूची के विषय हैं, अतः इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है एम पुंछी। अप्रैल 2007 में भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्र राज्य संबंधों पर द्वितीय आयोग के अध्यक्ष एम पुंछी थे। अप्रैल 2007 में भारत सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया और इस आयोग का गठन इसलिए किया गया था कि 2 दशक पहले गठित सरकारीय आयोग के बाद बदलते राजनीतिक एवं आर्थिक परिदृश्य के कारण काफी परिवर्तन हो चुके थे, अतः नई परिस्थितियों में केंद्र राज्य संबंधों का पुनः आकलन किया जाना आवश्यक था। अगला क्वेश्चन है, 2007 में पुंछी आयोग के गठन के पीछे मुख्य
कार्यसूची एजेंडा क्या थी? तो इसका सही जवाब है केंद्र राज्य संबंध। 2007 में पूंजी आयोग के गठन के पीछे मुख्य कार्यसूची या एजेंडा केंद्र राज्य संबंध था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 245 से 255। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र और राज्यों के बीच के वैधानिक संबंधों से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक संबंधों का वर्णन दिया गया है और अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां दिया गया है। अनुच्छेद 249 में राष्ट्रीय हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की संसद की शक्ति को बताया गया है और अनुच्छेद 252 में 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति पर संसद द्वारा विधि बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषयों में से एक है? तो इसका सही जवाब है पुलिस। भारतीय संविधान की राज्य सूची में मौजूद विषय में से एक पुलिस विषय भी है। पुलिस राज्य सूची का विषय है और संघ सूची में संसद को कानून बनाने का अधिकार जो 97 विषय है और समवर्ती सूची संसद एवं राज्य दोनों को कानून बनाने का अधिकार देता है और राज्य सूची राज्य को कानून बनाने का अधिकार देता है और शिष्ट शक्ति इन पर संसद कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम किसके द्वारा समर्थित हो? इसका सही जवाब है उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3। संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3 के द्वारा समर्थित हो। संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है बशर्ते यह प्रस्ताव राज्यसभा के कम से कम उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 के द्वारा समर्थित हो और यह उपबंध अनुच्छेद 249 में उल्लिखित है जिसमें राज्यसभा के विशेष बहुमत द्वारा संसद राज्य सूची के विषयों पर 1 वर्ष तक के लिए कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है? तो इसका सही जवाब है ए और बी दोनों। केंद्र और राज्य के प्रशासनिक संबंधों के बारे में सही है वो है, केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है और संसद को किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है और अनुच्छेद 256 यह बताता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन करना प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है और कोई भी मौजूदा कानून उस राज्य पर लागू होता है और संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार करने हेतु एक राज्य को इस तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि केंद्र राज्य सरकारों को हिंदी भाषा के विकास को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे सकता है और अनुच्छेद 351 के तहत संसद को किसी अंतरराज्यीय नदी या नदी घाटी में पानी के उपयोग वितरण या नियंत्रण के संबंध में किसी भी विवाद या शिकायत पर न्याय निर्णय करने की शक्ति के साथ निहित किया गया है। इसलिए ए और बी दोनों सही है अनुच्छेद 262 के तहत। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के कानून बनाने के अधिकार के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है पी और क्यू दोनों। केंद्र और राज्य के कानून बनाने के अधिकार के बारे में संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती हैं और यदि समवर्ती सूची के विषय पर संघ का कानून
और राज्य के कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ कानून मान्य होगा। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। केंद्र और राज्यों में कानून बनाने का अधिकार क्रमशः संसद और विधानमंडल के पास है और संघ और राज्य सरकारें दोनों समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाती हैं। और यदि समवर्ती सूची के विषयों पर संघ का कानून और राज्य के कानून के बीच कोई मतभेद होता है तो संघ का कानून मान्य होगा। अतः P और Q दोनों कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिश के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब है PV राजा मन्नार। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिश के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में PV राजमन्नार को नियुक्त किया गया था। 1969 में तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर PV राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा सुधार करने एवं राज्यों की स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव देने हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था और इस समिति की प्रमुख सिफारिशें निम्नलिखित हैं। पहला है, एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाए। दूसरा है, वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए। और तीसरा है, राज्यों को अवशेषीय शक्तियां प्रदान की जाएं। और चौथा है, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। और पांचवा है, योजना आयोग का स्थान एक सांविधिक निकाय द्वारा लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है रक्षा। रक्षा संघ सूची का विषय का हिस्सा है। रक्षा संघ सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है और संविधान की 7वीं अनुसूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। और संघ सूची में 100 विषय दिए गए हैं और राज्य सूची में 61 विषय तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है डाकघर बचत बैंक। डाकघर बचत बैंक संघ सूची के अंतर्गत आता है। केंद्र एवं राज्यों के संबंध में 3 सूचियों का उल्लेख है। पहला है संघ सूची। संविधान के अनुसूची 7 की सूची 1 को संघ सूची कहते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ यानी संसद को है, जिसमें कुल 100 मूलतः 97 प्रविष्टियां हैं, जैसे रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा एवं सिक्के, रेलवे, डाक बचत बैंक, नौ परिवहन, सीमा शुल्क, बैंकिंग, जनगणना आदि। और दूसरा है राज्य सूची। संविधान के अनुसूची 7 की सूची 2 को राज्य सूची कहते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है और इसमें कुल 61 प्रविष्टियां हैं और मूलतः 66 विषय हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन, सिंचाई आदि। और तीसरा है समवर्ती सूची। संविधान की अनुसूची 7 की सूची 3 को समवर्ती सूची कहते हैं और इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को है। इसमें 52 प्रविष्टियां हैं, मूलतः 47 विषय हैं, जैसे दीवानी व फौजदारी विधि एवं प्रक्रिया, शिक्षा, निवारक नजरबंदी, आर्थिक सामाजिक योजना आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है शेयर बाजार और वायदा बाजार। शेयर बाजार और वायदा बाजार संघ सूची के अंतर्गत आता है। शेयर बाजार और वायदा बाजार संघ सूची के अंतर्गत आता है। वन समवर्ती सूची के तहत और पशुओं के प्रति क्रूरता एवं रोकथाम राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है बाजार और मेले। बाजार और मेले राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संविधान के
7वीं अनुसूची के तहत केंद्र एवं राज्यों के संदर्भ में 3 अनुसूचियों का उल्लेख है। पहला है संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ यानी संसद को है और वर्तमान में इसमें 100 विषय हैं। इसमें से प्रमुख है रक्षा, विदेशी मामले, मुद्रा व सिक्के, युद्ध, रेलवे, नौ परिवहन, परमाणु शक्ति, जनगणना आदि। और दूसरा है राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है और विशेष परिस्थितियों में संसद भी इन विषयों पर कानून बना सकती है और वर्तमान में इसमें 66 विषय हैं, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस न्याय प्रशासन, जेल, मद्य पदार्थ, बाजार और मेले, स्वास्थ्य आदि। और तीसरा है समवर्ती सूची। इस सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद व राज्य दोनों का है और वर्तमान में इसमें 52 विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। दिवालियापन व ऋण शोधन क्षमता समवर्ती सूची का विषय है, जबकि शेयर बाजार, वायदा बाजार, बीमा, रेलवे, डाक, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि संघ सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है भूमि और भवन पर कर। भूमि और भवन पर कर राज्य सूची के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का उल्लेख किया गया है और राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है और वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं, जिसमें भूमि कर एवं भवन कर शामिल हैं। परिवार नियोजन एवं जनसंख्या नियंत्रण, श्रमिक संघ, औद्योगिक एवं श्रमिक विवाद समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। वन्य पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। पहला है संघ सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान समय में 100 विषय हैं। दूसरा है राज्य सूची। इस सूची में दिए गए विषय पर राज्य सरकार कानून बना सकती है और संविधान लागू होने के समय इसमें इसके अंतर्गत 66 विषय थे और वर्तमान में 61 विषय हैं। और तीसरा है समवर्ती सूची। इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं, परंतु कानून का विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होगा और इसमें कानून के लागू होने के समय 47 विषय थे और वर्तमान में 52 विषय हैं। समवर्ती सूची में 17 ख के अंतर्गत वन्य जीव जंतुओं और पक्षियों के संरक्षण के बारे में उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है पथकर। पथकर विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। पथकर राज्य सूची तथा बीमा संघ सूची के अंतर्गत आता है और वन तथा वन्य पशु और पक्षियों की सुरक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है न्यास और न्यासी। समवर्ती सूची का विषय न्यास और न्यासी है। संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी विषयों के संबंध में त्रिस्तरीय व्यवस्था की है। सूची 1 में संघ सूची दिया गया है, सूची 2 में राज्य सूची दिया गया है और सूची 3 में समवर्ती सूची दिया गया है।
रेल, बैंकिंग, विदेश मामले, बीमा, जनगणना संघ सूची का विषय है। और पुलिस, कृषि, स्थानीय शासन, मत्स्य पालन इत्यादि राज्य सूची के विषय हैं। और न्यास एवं न्यासी, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, न्याय का प्रशासन इत्यादि समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है पथकर। पथकर विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत विधायी विषयों को 3 सूचियों जैसे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। और उपयुक्त विकल्पों में से पथकर, टोल टैक्स राज्य सूची का विषय है तथा बीमा संघ सूची एवं न्याय, चिकित्सा एवं आजीविका समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मदें जिस सूची में वे दी गई हैं उनसे सही तरह मेल खाती है? तो इसका सही जवाब है केवल क्यों। परमाणु ऊर्जा और खनिज संसाधन जो संघ सूची के विषय हैं। भारतीय संविधान का एक संघीय संविधान है जिसके कारण संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया है। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची राष्ट्रीय महत्व के विषयों से संबंधित है और राज्य सूची क्षेत्रीय महत्व के विषय से संबंधित है एवं समवर्ती सूची राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दोनों के महत्व से संबंधित है। संघ सूची में कुल 100 विषय हैं जिसमें कुछ प्रमुख विषय परमाणु ऊर्जा, खनिज संसाधन, रेलवे, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, संचार, नागरिकता इत्यादि है। और राज्य सूची में 61 विषय हैं जिसमें लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय स्वशासन, सिंचाई, गैस, मनोरंजन इत्यादि हैं। और वही समवर्ती सूची में 52 विषय हैं जिसमें कुछ प्रमुख विषय शिक्षा, वन, विवाह, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन इत्यादि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है कृषि आय पर कर। कृषि आय पर कर राज्य सूची का एक हिस्सा है। राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है और इनकी संख्या 61 मूलतः 66 है जिनमें प्रमुख है लोक सेवा, कृषि आय पर कर, भू राजस्व, क्रय विक्रय आदि है। जबकि वन, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, आर्थिक और सामाजिक योजना, वन जीव जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण समवर्ती सूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है रेल सेवा। रेल सेवा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है। रेल सेवा संघ सूची का विषय है और भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। और 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में इस समय कुल 100 विषय हैं और मूल संविधान में 97 विषय थे जैसे रेल, डाक संचार, परमाणु ऊर्जा, बैंकिंग, बीमा, स्टॉक एक्सचेंज आदि। और संघ सूची में आते हैं जबकि कैदियों को एक राज्य की जेल से दूसरे राज्य की जेल में स्थानांतरण, राज्य की सुरक्षा से संबंधित निवारक, नजरबंदी और विवाह एवं तलाक समवर्ती सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद संघ सूची का एक हिस्सा है। औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद संघ सूची का हिस्सा है और भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत मूलतः 97 विषय जो वर्तमान में 100 विषय हैं जिनमें खाद्य पदार्थों का
अपमिश्रण विधि, चिकित्सा व अन्य व्यवसाय, औद्योगिक संघ के कर्मचारी से जुड़े विवाद, विद्युत कीमत नियंत्रण, कारखाने व बॉयलर संबंधी सूची में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है? तो इसका सही जवाब है 7वीं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है। संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? तो इसका सही जवाब है पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम। पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम का विषय समवर्ती सूची में आता है। समवर्ती सूची में वे विषय आते हैं जिनमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बनाते हैं और यदि दोनों कानूनों में विरोध हो तो संसद द्वारा निर्मित कानून लागू होता है। और वर्तमान समय में समवर्ती सूची में 52 विषय जो मूल संविधान में 47 विषय थे, जिसमें पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण, वन्य जीव पशुओं और पक्षियों का संरक्षण तथा मादक द्रव्य आदि विषय शामिल किए गए हैं, जबकि बीमा, शेयर बाजार और भावी सौदा बाजार संघ सूची तथा शराब राज्य सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है नशीले पेय। नशीले पेय पदार्थ राज्य सूची के अंतर्गत आता है। राज्य सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है जो स्थानीय महत्व के हैं तथा जिन पर कानून बनाने का एकमात्र अधिकार राज्य विधानमंडल को है। और इस सूची में शामिल विषयों की संख्या 61 है, जो मूलतः 66 विषय थे, जिसमें प्रमुख नशीले पेय पदार्थ, कृषि पर कर, क्रय विक्रय, भू राजस्व आदि विषय आते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है केवल पी। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। अनुसूची 7 की सूची 1 को संघ सूची कहा जाता है। इसमें साधारणतया राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे को रखा जाता है और इस सूची में मूलतः 97 विषय थे और वर्तमान में इस सूची में गणना की दृष्टि से कुल 100 विषय हैं और इन विषयों पर विधि बनाने का अधिकार संसद को है। और इसके अलावा अनुसूची 7 की सूची 2 को राज्य सूची कहा जाता है और इस सूची में मूल रूप से 66 विषय थे, किंतु वर्तमान में 61 विषय ही हैं। और राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है और यद्यपि कुछ विषय परिस्थितियों में संसद भी इस पर कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मद उस सूची से सही ढंग से मेल खाते हैं जिसमें यह मौजूद है? तो इसका सही जवाब है केवल पी। कानून, चिकित्सा और अन्य व्यवसाय समवर्ती सूची के विषय हैं। कानून, चिकित्सा एवं अन्य व्यवसाय समवर्ती सूची से संबंधित है, जबकि वन समवर्ती सूची से और खाद्य पदार्थों एवं अन्य वस्तुओं का अपमिश्रण समवर्ती सूची से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, वजन और माप के मानकों का संस्थापक का एक हिस्सा है। तो इसका सही जवाब है समवर्ती सूची। वजन और माप के मानकों का संस्थापन समवर्ती सूची का एक हिस्सा है। संविधान के अनुसूची 7 में 3 सूची दी गई हैं, जिसे संघ सूची, सूची 1 में, राज्य सूची, सूची 2 में व समवर्ती सूची, सूची 3 कहते हैं। समवर्ती सूची में राष्ट्रीय एवं स्थानीय दोनों प्रकार के विषय को रखा गया है और इस पर विधि बनाने का अधिकार संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को है और वर्तमान में इसमें कुल 52 विषय हैं और क्रम संख्या 33 का बाट माप से संबंधित है।
वजन एवं माप के मानकों का संस्थापन समवर्ती सूची का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिश पर राज्यों के बीच नीतियों, आम हित के विषय तथा मुद्दों पर चर्चाएं या उनकी जांच के लिए किसका गठन किया गया था? तो इसका सही जवाब है अंतर्राज्यीय परिषद। 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के बीच नीतियों, आम हित के विषयों पर तथा विवाद पर चर्चा या उनकी जांच के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। 1990 में सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर राज्य के बीच नीतियों, आम हित के विषयों तथा विवादों पर चर्चा या उनकी जांच के लिए अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में केंद्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कर सकता है और प्रधानमंत्री इस परिषद का अध्यक्ष होता है और परिषद में प्रधानमंत्री तथा उसके द्वारा मनोनीत 6 कैबिनेट मंत्रियों के अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री व प्रशासक पदेन सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन है विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है राज्य सूची। विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत राज्य सूची का हिस्सा है। भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 को राज्य सूची कहते हैं और इसमें कुल 61 प्रविष्टियां हैं और इस सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर राज्य को विधान बनाने की अन्य शक्ति है और इसके अंतर्गत लोक व्यवस्था, पुलिस, स्थानीय शासन, विकलांगों एवं अनियोज्य के लिए राहत कार्य आदि विषय आते हैं। अगला क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वह कौन सा बृहत्तम मानदंड है जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित कर को राज्य के साथ बांटा जाता है? तो इसका सही जवाब है राजकोषीय क्षमता। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत राजकोषीय क्षमता वह बृहत्तम मानदंड है जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित कर को राज्यों के साथ बांटा जाता है। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत राजकोषीय क्षमता बृहत्तम मानदंड है जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित कर को राज्यों के साथ बांटा जाता है और केंद्र सरकार के कर संग्रहों में राज्यों की हिस्सेदारी 32 से 42% हो गई है, जो कुल जनसंख्या, आय में विषमता, क्षेत्रफल और वन क्षेत्र के मानकों के आधार पर निर्धारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी करारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 253। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253 केंद्र और राज्य के बीच विधायी शक्तियों के वितरण को निरस्त करता है और किसी भी दूसरे देश के साथ किसी करारनामे, समझौते या संधि पत्र को लागू करने के लिए पूरे भारत के लिए किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र को अधिकार देता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 के अंतर्गत संसद को किसी अन्य देश के साथ किए गए संधि या करार के कार्यान्वयन हेतु संपूर्ण भारत अथवा किसी भाग में बिना किसी राज्य की सहमति के ही विधि बनाने की शक्ति है, चाहे विषय राज्य सूची का ही क्यों न हो। और ज्ञातव्य हो कि 7वीं अनुसूची में संघ सूची की प्रविष्टि 14 में विदेशों से संधि तथा करार और विदेशों द्वारा की गई संधियों, करारों और अभिसमयों के कार्यान्वयन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है किसी राज्य को कानून बनाने की शक्तियों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है पी और क्यू दोनों। राज्य को कानून बनाने की शक्ति के संबंध में जब राज्य सूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर संसद को कानून बनाने के लिए समर्थन बनाने हेतु 2 या अधिक राज्य अपने संबंधित विधानमंडलों में अपनी सहमति देते हैं
और उसी के लिए प्रस्तावों को पारित करते हैं और ऐसा कोई कानून उन्हीं राज्यों पर लागू होगा जिन्होंने ऐसे प्रस्ताव पारित किए हैं, न कि सभी राज्यों पर। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 252 के अनुसार यदि 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल संकल्प पारित कर संसद से यह अनुरोध करे कि वह राज्य सूची में वर्णित किसी विषय पर विधि का निर्माण करे, तब संसद राज्य सूची में वर्णित उन विषयों पर कानून बना सकती है और ऐसी विधि को अन्य राज्य की विधानमंडल द्वारा संकल्प प्रस्ताव पारित कर अंगीकृत कर सकता है। लेकिन इस प्रकार संसद द्वारा राज्यों के अनुरोध पर बनाए गए कानून पर संशोधन या निश्चित करने का अधिकार सिर्फ संसद को है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266 एक के अंतर्गत किसका गठन किया गया था और सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है भारत की समेकित निधि। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 एक के अंतर्गत भारत की समेकित निधि का गठन किया गया था और सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 एक के अंतर्गत भारत की समेकित निधि का गठन किया गया था और सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है ए, बी और सी। राज्य के विधि निर्माण अधिकारों के संदर्भ में संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है अगर 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है और संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है उस पर लागू होगा और संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार भी है। राज्य के विधि निर्माण के संबंध में अनुच्छेद 252 के अनुसार संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकता है अगर 2 या अधिक राज्यों के विधानमंडल इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संसद विधि पूर्वक उन राज्यों से संबंधित राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है और संसद द्वारा पारित कोई भी अधिनियम ऐसे राज्यों तथा अन्य कोई भी राज्य जो इस प्रकार के संकल्प पारित करता है उस पर लागू होगा और संसद के पास ऐसे अधिनियमों को संशोधित अथवा निरस्त करने का अधिकार भी है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है पी और क्यू दोनों। केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में अनुच्छेद 256 बताता है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद द्वारा बनाए गए नियमों का अनुपात सुनिश्चित हो और संविधान के अनुच्छेद 257 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा ताकि वह संघ की कार्यकारी शक्ति के अमल में बाधा या प्रतिकूल प्रभाव न डाले। केंद्र सरकार को राज्यों पर नियंत्रण तथा अन्य उद्देश्यों हेतु निर्देश देने की व्यापक शक्ति दी गई है। यथा अनुच्छेद 256 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और उस राज्य में विद्यमान कानूनों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए केंद्र द्वारा राज्यों को निर्देश दिए जा सकते हैं और अनुच्छेद 257 के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार से किया जाएगा कि वह केंद्र की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे और केंद्र को इस प्रयोजन हेतु राज्यों को आवश्यक निर्देश देने का अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मद संघ सूची का एक हिस्सा है? तो इसका सही जवाब है प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ संघ सूची का एक हिस्सा है। दीप स्तंभ, दीप घर या प्रकाश स्तंभ, लाइट हाउस समुद्र तट पर, द्वीपों पर, चट्टानों पर या नदियों और झीलों के किनारों आदि प्रमुख स्थानों पर जहाजों के मार्गदर्शन के लिए बनाए जाते हैं। इनसे रात के समय प्रकाश निकलता है
और प्रकाश स्तंभ का उद्देश्य सागर में जहाजों के चालकों या नाविकों को खतरनाक चट्टानों से आगाह करना होता है। और प्रकाश स्तंभ संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो इसका सही जवाब है 5। राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्षों में वित्त आयोग का गठन करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में प्रत्येक 5वें वर्ष राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है और वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्य होते हैं। और वित्त आयोग संघ व राज्यों के बीच करों के वितरण तथा संचित निधि से सहायता अनुदान की सिफारिश करता है। और अभी तक 15वां वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं और 2023 में नवीनतम 16वें वित्त आयोग को अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में गठित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांत पर कौन राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो इसका सही जवाब है वित्त आयोग। भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांत पर राष्ट्रपति की सिफारिश वित्त आयोग करता है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों का राष्ट्रपति से सिफारिश करता है। और वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को किसमें सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका सही जवाब है समवर्ती सूची। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2018 में केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह कितना कर दिया गया? तो इसका सही जवाब है 5 लाख। वर्ष 2018 के केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह 5 लाख तक कर दिया गया। वर्ष 2018 का बजट वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा संसद में पेश किया गया था, जिसमें भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख प्रति माह तथा उपराष्ट्रपति का वेतन 1,10,000 से बढ़ाकर 4 लाख प्रति माह कर दिया गया। और भारत के लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति व उपसभापति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश व मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में सही है? तो इसका सही जवाब है 1 और 2 दोनों। राज्य की उधार लेने की शक्ति के संबंध में यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता और विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को राज्य के राजस्व की जमानत पर भारत के भूभाग में से ही उधार लेने का अधिकार होगा। राज्य की उधार लेने की शक्ति के संदर्भ में दिए गए उपरोक्त दोनों कथन सत्य हैं। अनुच्छेद 293 के अनुसार यह भारत के बाहर से उधार नहीं ले सकता तथा विशिष्ट शर्तों के अधीन राज्य को राज्य के राजस्व को जमानत भारत के भूभाग में से ही उधार लेने का अधिकार होगा। अगला क्वेश्चन है, समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार है? तो इसका सही जवाब है संघ एवं राज्य दोनों को। समवर्ती सूची के अंतर्गत संघ एवं राज्य दोनों को विधि बनाने का अधिकार है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में वर्णन 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में किया गया है। और संघ सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र के पास है और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य के पास है तथा समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र व राज्य दोनों के पास है। परंतु कानून के विषय समान होने पर केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून
केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति निम्न में से किस क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बना सकता? तो इसका सही जवाब है मिजोरम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति मिजोरम क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बना सकता। संविधान का अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है, जिनमें निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र हैं: अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, पुडुचेरी। चूंकि मिजोरम एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, अतः उत्तर विकल्प बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कृषि, जो कि राज्य सूची में है, इसको संवर्ती सूची में लाया जा सकता है? तो इसका सही जवाब है अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 में संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कृषि, जो कि राज्य सूची में है, इसको संवर्ती सूची में लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन करके कृषि, जो कि राज्य सूची में है, इसको संवर्ती सूची में लाया जा सकता है। और अब इसके आगे संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है तथा निष्कासन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। और संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन, संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियां और कार्यों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो इसका सही जवाब है भारतीय विदेश सेवा। अखिल भारतीय सेवा भारतीय विदेश सेवा नहीं है। और इसके अलावा भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, ये अखिल भारतीय सेवा हैं। भारतीय विदेश सेवा ग्रुप ए और ग्रुप बी के तहत प्रशासनिक, राजनयिक, सिविल सेवा है और यह अखिल भारतीय सेवा नहीं है। IFS भारत सरकार की कार्यकारी शाखा की केंद्रीय सिविल सेवाओं में से एक है तथा IFS सरकार की विदेश नीतियों और विदेशों में भारतीय मिशनों प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। और अखिल भारतीय सेवाओं में भारत की 3 प्रतिष्ठित नागरिक सेवाएं शामिल हैं और वे भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS। अखिल भारतीय सेवाओं की सामान्य असाधारण विशेषता यह है कि इन सिविल सेवाओं के लिए चयनित उम्मीदवारों को केंद्र या केंद्र सरकार द्वारा भर्ती किया जाता है और इन अखिल भारतीय सेवाओं की शक्तियों, उद्देश्य और जिम्मेदारियों का वर्णन अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अखिल भारतीय सेवा है? तो इसका सही जवाब है भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा एक अखिल भारतीय सेवा है। अखिल भारतीय सेवाएं भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई 3 सेवाओं का संयुक्त नाम है, जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय वन सेवा IFS तथा भारतीय पुलिस सेवा IPS शामिल है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को किससे पूरा किया जाता है? तो इसका सही जवाब है भारत के समेकित कोष। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को भारत के समेकित कोष से पूरा किया जाता है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति
और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और आयोग के सदस्यों या कर्मचारियों के वेतन भत्ते और पेंशन सहित पूरे खर्चों को भारत की संचित निधि से पूरा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग किसके अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरतों को पूरा करता है? तो इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल। संघ लोक सेवा आयोग राज्य के राज्यपाल के अनुरोध पर किसी राज्य की सभी या किसी भी जरूरत को पूरा करता है। संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति के अनुमोदन से राज्यपाल के अनुरोध पर राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए सहमत हो सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोगों का प्रावधान करता है और अनुच्छेद 312 के अनुसार संसद संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाएं एक अखिल भारतीय न्यायालय सेवा सहित बनाने की हकदार है और संघ लोक सेवा आयोग की संरचना, उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन और संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत प्रदान किए गए हैं और इनके सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति तथा निष्कासन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक अधिकारों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है, जैसे इसका सही जवाब है ए, बी, सी और डी। सार्वजनिक अधिकारों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है, वो है बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी, एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, व्यापार रहस्य, ट्रेड सीक्रेट, भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना। सार्वजनिक अधिकारों को कुछ सूचनाओं के प्रकटन से छूट दी गई है, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित जानकारी, एक विदेशी सरकार द्वारा विश्वास में प्राप्त जानकारी, व्यापार रहस्य, ट्रेड सीक्रेट तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को प्रभावित करने वाली सूचना। अगला क्वेश्चन है, भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो इसका सही जवाब है 2009। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना वर्ष 2009 में की गई थी। भारत में सशस्त्र बल न्यायाधिकरण की स्थापना सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के तहत 2009 में की गई थी और इसकी दिल्ली में प्रिंसिपल बेंच के अलावा AFT की चंडीगढ़, लखनऊ, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, कोच्चि, मुंबई, जबलपुर, श्रीनगर और जयपुर में क्षेत्रीय बेंच है। चंडीगढ़ और लखनऊ क्षेत्रीय बेंचों में 3 बेंच है और अन्य सभी में एक ही बेंच है और प्रत्येक बेंच में एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुलाभ परिलब्धि की परिभाषा एक परिभाषा है, तो इसका सही जवाब है समावेशी। अनुलाभ परिलब्धि की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है। एक वेतनभोगी कर्मचारी को अपनी सेवा के दौरान अपने नियोक्ता से नकदी के अतिरिक्त जो वस्तु या सेवा प्राप्त होती है वह अनुलाभ कहलाती है, जैसे आवास, कार, यातायात इत्यादि की सुविधा है और अनुलाभ की परिभाषा एक समावेशी परिभाषा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है? तो इसका सही जवाब है भाग 14। भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित प्रावधान शामिल है। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग की संरचना और उसके सदस्यों की नियुक्ति और निष्कासन तथा संघ लोक सेवा आयोग की शक्तियों और कार्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं और यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है और केंद्र में UPSC के समानांतर राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग
एसपीएससी कार्यरत है और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का कोई सदस्य 6 साल की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहेगा। और राज्य लोक सेवा आयोग एसपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति संविधान राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है और राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकता है जिस आधार पर यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है। और इनका कार्यकाल 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो पद पर रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है? तो इसका सही जवाब है ABDC। भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम है, पहला है गांव, दूसरा है तालुका, तीसरा है राजस्व प्रभाग और चौथा है कलेक्टोरेट। भारतीय भू राजस्व प्रणाली में सही पदानुक्रम गांव, तालुका, राजस्व प्रभाग और कलेक्टोरेट है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भूमि राज्य सूची का विषय है। इसमें सूचीबद्ध मामलों के संबंध में कानून बनाने के लिए राज्य को विशेष शक्ति प्रदान की गई है, लेकिन सभी राज्यों की सहमति से पूरे भारत में एक समान भू राजस्व प्रणाली के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1951। संसद द्वारा अखिल भारतीय सेवा अधिनियम वर्ष 1951 में अधिनियमित किया गया था। संघ और राज्यों की सामान्य अखिल भारतीय सेवाओं में भर्ती की और उनमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए अखिल भारतीय सेवा अधिनियम को वर्ष 1951 में अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार सिविल सेवकों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका सही जवाब है न तो पी नहीं क्यों। दिए गए विकल्पों में न तो पी सही है और न ही क्यों। अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों के पदच्युत किया जाना और पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना। और अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं दिया गया है और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अनुच्छेद 312 में संशोधन किया गया। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा लोक सेवकों के संबंध में सच है? तो इसका सही जवाब है पी और क्यू दोनों। संविधान के अनुसार लोक सेवकों के संबंध में सच है कि अनुच्छेद 309 भर्ती और सेवा शर्तों को नियमित करने के लिए संसद को अधिकार देता है। और अनुच्छेद 311 कहता है कि अखिल भारतीय सेवाओं का कोई भी सदस्य नियुक्ति करने वाले अधिकारी के किसी अधीनस्थ अधिकारी द्वारा हटाया या निकाला नहीं जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 में यह कहा गया है कि संसद और राज्य विधानमंडल संघ या किसी राज्य के क्रियाकलाप से संबंधित लोक सेवकों और पदों के लिए भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए नियम बना सकते हैं और यह विधान संविधान के उपबंधों के अधीन होगा। और अनुच्छेद 311 के अंतर्गत सरकारी सेवाओं को कुछ रक्षोपाय और संरक्षण प्रदान किया गया है और स्मरणीय रहे कि वे केवल निम्नलिखित को उपलब्ध है। पहला है संघ या राज्य की सिविल सेवा के सदस्य, दूसरा है अखिल भारतीय सेवा के सदस्य, तीसरा है वे व्यक्ति जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण करते हैं और ये अधिकार सशस्त्र बलों के सदस्यों को उपलब्ध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं को भर्ती नहीं करता है? तो इसका सही जवाब है मंत्रीय सिफारिशें। मंत्रीय सिफारिशें ऐसी विधि है जिसके माध्यम से संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय और अखिल भारतीय सेवाओं को भर्ती
नहीं करता है। संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियां तथा कार्य का वर्णन करता है और संघ लोक सेवा आयोग के कार्य निम्नवत हैं। पहला है सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषय पर। दूसरा है सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में या प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले संबंध में। और तीसरा है यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं तथा संयुक्त भर्ती मामले का निर्वाह करता है। वह मंत्रिमंडल की सिफारिशें मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें किसको सूचित करता है? तो इसका सही जवाब है केंद्रीय सतर्कता आयोग। प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग को सूचित करता है। प्रत्येक मंत्रालय या सरकारी संगठन का मुख्य सतर्कता अधिकारी अनियमितताओं की निगरानी करता है और उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयोग को सूचित करता है और केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया है और केंद्रीय सतर्कता आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन के साथ इस क्लास के क्वेश्चन खत्म होते हैं और इसके आगे के जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग अगली क्लास में करेंगे। और ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो। इसको लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे। थैंक यू।